हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं पिछले चैप्टर का कंप्लीट करने जा रही हूँ। मैं पिछले चैप्टर में एशिया के भू आकृतिक भाग पढ़ा रही थी, उनको आज हम कंप्लीट करने जा रहे थे। पिछले मैंने 2-3 कंप्लीट करा दिए थे। नेक्स्ट आज हम चलते हैं प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर। तो अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, आप इसमें डायग्राम में देख रहे हो कि ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण पूर्व, ये तीनों एरिया में ये आप ये जो देख रहे हो ये क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये जो पार्ट है, ये आप यहाँ पर ये डायग्राम में देखने से ये पता चल जाएगा कि ये हमारा सबसे पहले जो पार्ट था प्री कैम्ब्रियन युग, या हम जिसको आज से कई करोड़ वर्ष पहले जब हमारे महाद्वीप अलग अलग नहीं थे। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो रेड पॉइंट से मैंने जो दर्शाया गया है, दिस इज लारेशिया, और इसके नीचे जो है पोर्शन वो आपका गोंडवाना लैंड है। और ये जो है वो तैथिस सागर है। ये एक तैथिस सागर एक अभिनति थी, या हम इसको सागर बोल सकते हैं, डिवाइडेशन करता था लारेशिया और गोंडवाना लैंड को। ये वो पूरा पार्ट था पेंजिया का। तो पेंजिया उस समय सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इंडिया यहाँ काफ़ी दूर है। आज जो सिचुएशन है, अगर मैप में हम देखें इंडिया की और पहले की जो सिचुएशन है, काफ़ी अंतर है। यहाँ पे जो एरो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इंडिया ऊपर की ओर प्रवाह कर रहा है, और जहाँ ऑस्ट्रेलिया है वो ये पूरा का पूरा एरिया विस्थापित हुआ था। तो इसमें जो प्रायद्वीपीय पठार जो आता है, उसमें 3 प्रायद्वीपीय पठार आते हैं। आपका सऊदी अरब प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार एंड हिंद चीन का पठार। तो ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये गोंडवाना लैंड का है। और यहाँ पर जो एरिया आप देख रहे हो कि ये जो चीन वाला जो पोर्शन है, जिसको हम मध्य एशिया का पार्ट, एशिया का पार्ट, दक्षिणी पूर्वी एशिया कह सकते हैं, यहाँ पर भी एक आपका हिंद चीन का पठार था। और ये यहाँ पर फ्यूचर में हिमालय पर्वत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा एरिया गोंडवाना लैंड का है। क्योंकि गोंडवाना लैंड एक ऐसा हमारे महाद्वीप का पार्ट है, या हम जिसको कह सकते हैं पेंजिया का ऐसा पार्ट है जो काफ़ी प्राचीनतम रॉक से बना हुआ है। और यहाँ आज तक कभी भी कोई भूगर्भिक क्रिया भी या भूगर्भिक हलचल भी नहीं हुई है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड वाली चट्टानों से बना हुआ है, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। तो हम इसे 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो अरब का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा हिंद चीन का पठार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब प्रायद्वीपीय पठार की। ये भी विश्व का सबसे प्राचीनतम भूभाग है। आप यहाँ देख रहे हो कि इसके उत्तर में ये फारस की खाड़ी है, इसके पश्चिम में लाल सागर है, और दक्षिण में इसके हिंद महासागर फैला हुआ है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग माना जाता है, और संपूर्ण सऊदी अरब में फैला हुआ है। और रचना की दृष्टि से अगर हम ये देखें तो यहाँ पर प्राचीन कठोर रवेदार चट्टान पाई जाती हैं, जिसमें ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता होती है। ढाल के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो ढाल है ये आप देख रहे हो उत्तर की ओर है, और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो लगभग 2000 मीटर है। जलवायु तो नेचुरली यहाँ की शुष्क जलवायु है। वैसे यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है, क्योंकि ये अपने आप में एक डेजर्ट एरिया है, शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। लेकिन इसका जो पार्ट्स, ये जो पार्ट्स दिख रहा है, यहाँ पर आपकी ये 2 नदियाँ, दजला फरात नदियाँ निकली हुई हैं। ये दजला फरात का जो मैदान है वो अपने आप में हाईएस्ट डेंसिटी वाला एरिया है, क्योंकि एग्रीकल्चर की दृष्टि से ये एक अच्छा विकसित क्षेत्र है। साथ ही विश्व की प्राचीनतम सभ्यता भी, जिसको दजला फरात की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता हम कह सकते हैं, वो यहीं पे विकसित हुई थी।
और अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो ये यहाँ का जो मध्य भाग है, ये जो मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रही हूँ, केवल ये एरिया ऐसा है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से काफ़ी रिच क्षेत्र है, और उसकी दृष्टि से आर्थिक विकसित डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो ये काफ़ी विकसित है उसी वजह से। नेक्स्ट आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। आप इसकी आकृति को अगर देखें तो उत्तर में आप ये देख रहे हो, उत्तर में हिमालय, ये आपका पूरा का पूरा एमपी और ये वाला भाग है यूपी वाला भाग है, जिसको हम कह सकते हैं कि इधर उत्तर भारत का मैदान लगा हुआ है, और यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्र है, और ये इसके पश्चिम ओर अरब सागर है, और पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है, और हिंद महासागर इसके साउथ में। तो ये क्षेत्र जो है एक्चुअली में मैं यहाँ बता दूं कि प्रायद्वीपीय भाग हम उसको कहते हैं जो 3 ओर से जलीय सीमाओं द्वारा और एक और स्थलीय सीमाओं द्वारा घिरा होता है। तो यहाँ पर अरब की भी यही स्थिति है, और यही स्थिति अब भारत की भी देख रहे हैं, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार की भी देख रहे हैं। तो अगर हम इसका शेप देखें तो ये आप देख रहे हो कि इसका उत्तर वाला भाग काफ़ी चौड़ा है और साउथ वाला भाग इसका काफ़ी सकरा हुआ है। तो इसकी आकृति हम ये त्रिभुजाकार कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में सकरा एरिया है। औसत ऊंचाई की दृष्टि से अब देखें तो ये एरिया 1500 मीटर ऊंचा है, और ढाल इसका पश्चिम से पूर्व तथा पश्चिम किनारे का ढाल अरब सागर की ओर काफ़ी तीव्र। ये आप देख रहे हो कि ये ढाल जो है वो काफ़ी तीव्र ढाल दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और है कि चूँकि यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम रॉक्स पाई जाती हैं, जैसे आपकी दक्कन ट्रैप्स है, धारवाड़ा है, गोंडवाना है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो ये सारी चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो एरिया है वो विश्व का प्राचीनतम भूभाग है। तो जो आपकी जलवायु क्रियाएं होती हैं, जिसमें हम अनाच्छादनकारी क्रियाएं कहती हैं, यहाँ कंटिन्यूस ये क्रियाएं चलती रहती हैं, और कंटिन्यूस ये क्रिया चलने के कारण यह छोटा नागपुर के आसपास का जो क्षेत्र है ये यहाँ पर ये काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि यहाँ पर जो कठोर रॉक्स हैं वो अनाच्छादन या अपर्दन क्रियाओं के माध्यम से कट कर हो गई हैं और छोटे छोटे टीले के रूप में दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर की अपर्दनात्मक सतह, बुंदेलखंड की नीच, नर्मदा, सोन, दामोदर, कावेरी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये जो सारी चीज़ें यहाँ विकास की अवस्थाओं को दर्शाती हैं। नेक्स्ट तीसरा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो है हिंद चीन का प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आप देख रहे हो कि ये साउथ में फैला हुआ है, मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में पूरी तरह से विकसित हुआ है। और ये इस एरिया का अगर हम देखें तो ये लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को घेरे हुए हैं, और म्यांमार के पूर्व में सान का पठार है। सान का पठार यहाँ पर है, यह सान का पठार है। चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यूनान क्यूचाऊ का पठारी भाग सम्मिलित है, और इसकी जो रचना हुई है वो भी सेम इसी तरीके से हुई है, जैसे ग्रेनाइट चट्टानें, नीच चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, यहाँ भी वही चट्टानें पाई जाती हैं जिसमें आपकी ग्रेनाइट, नीस है, चूना पत्थर है, और धरातल भी आप अगर इसको देखें तो काफ़ी कटा फटा हुआ है, सकरी नदियाँ घाटियाँ फैल रही हैं, पुरातन कठोर चट्टान है। औसत ऊंचाई इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, अपेक्षाकृत इन दोनों महाद्वीपों की तुलना में इसकी जो हाइट है, औसत ऊंचाई, वो काफ़ी कम है, और ये ऊंचाई लगभग 900 मीटर है। सालविन, इरावती, मीकांग और रेड, जिसको हम जेचवान नदी भी बोल सकते हैं, ये इस क्षेत्र की मुख्य नदियां हैं। वियतनाम, अब आज अगर सामरिक दृष्टि से हम देखें तो इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये वियतनाम, लाओस और म्यांमार सीमांत क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसका सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व माना जाता है। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार कंप्लीट हो गया, जिसमें 3 पार्ट आते हैं। नेक्स्ट अगर हम वैली के हिसाब से लें, चौथा हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है रिवर्स वैली, नदी घाटियाँ। तो यहाँ पर मैंने, आप ये ऊपर के पोर्शन को मत देखना, ये जो नीचे का साउथ का जो पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है वो नदी घाटियों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर हम देखें तो जहाँ ये प्राचीनतम भूभाग है, वहीं ये नवीनतम भूभाग के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं वो वर्ष भर
मतलब प्रति वर्ष नई काप मिट्टी को या जलोढ़ मिट्टी को ला कर के यहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं। तो ये अपने आप में एक इस एशिया महाद्वीप का ही हम बात नहीं कर सकते। या अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये एशिया विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से माना जाता है। और यहाँ पर जो मैदान आते हैं, और एक और बात कि जितनी भी यहाँ पर सभ्यताओं का विकास हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे दजला फरात का आपको बताया था, यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास हुआ है, यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है, बेबीलोन सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं यहीं पर विकसित हुई हैं। इसीलिए हम इस क्षेत्र को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एशिया की लगभग 3/4 जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। तो अगर हम इसको क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो इसमें लगभग 8 मैदानी क्षेत्र इंक्लूड होते हैं। पहला आपका दजला फरात का मैदान, या ये देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा यहाँ पर 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, दजला और फरात। तो ये पूरा का पूरा एशिया है जो हम की फारस की खाड़ी के यहाँ से लगा हुआ है। तो ये अपने आप में विश्व की प्राचीनतम सभ्यता वाला क्षेत्र है और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी सूटेबल है और जनसंख्या भी यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट जो आता है आपका सिंधु गंगा का मैदान, ये आप देख रहे हो यहाँ से, ये पूरा का पूरा सिंधु गंगा का मैदान है। ये विश्व का ये बहुत बड़ा उपजाऊ मैदान है, जिसका अधिकांश भाग भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान में चला गया, लेकिन आज भी ये क्षेत्र पूरा का पूरा काफ़ी उपजाऊ है और यहाँ पर गेहूँ, अन्य फसलों की काफ़ी मात्रा में पैदावार होती है। और जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो शायद इंडिया के पूरे महाद्वीप के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया यहीं पे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई डेंस एरिया माना जाता है। तो और दूसरी बात, यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता यहाँ विकसित हुई है, आर्यन सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, पूरी की पूरी सभ्यता आपके इसी एरिया में विकसित हुई मानी जाती है। तीसरा आता है इरावती का मैदान। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस इज इरावती का मैदान है, जो क्या कहते हैं म्यांमार और सांगे पठार पीगू योमा के मध्य फैला हुआ है। और ये विश्व का सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है। क्यों माना जाता है? हालांकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई डेंस एरिया यहाँ पाई जाती है, लेकिन यहाँ एक्चुअली में क्या है कि इस एरिया में चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। तो चावल के प्रोडक्शन के लिए हमें लेबर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, जो चावल का वो है पैदावार है, वो अधिकतम जनसंख्या की उधर पूर्ति कर सकता है। तो यहाँ पर चावल की विश्व में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर मीनाम का क्षेत्र। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आसपास यहीं पे मीनाम नदी, मेकांग नदी लगभग पास पास ही हैं। तो ये मीनाम नदी का अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये थाईलैंड में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो खेती होती है वो विशेषकर बागाती खेती होती है, और कृषि के लिए, बागाती के लिए ये फेमस माना जाता है। नेक्स्ट आता है मीकांगा का, जो आपका ये देख रहे हो मीकांग, ये हिंद चीन के पठार के, हिंद चीन के एरिया के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। और ये एरिया भी चावल की खेती के, अगर हम इसका कृषि के हिसाब से देखें तो चाइना, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का ये जो पार्ट है, हम इंडिया के प्रायद्वीपीय पठार को छोड़ दें, बाकी का ये जो एरिया है वो अधिकतर चावल की खेती के लिए ही ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें तो ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूरा का पूरा क्षेत्र माना जाता है। तो मीकांग का ये हिंद चीन में, यहाँ भी चावल की खेती होती है। नेक्स्ट आता है आपका सिकियांग और यांग टीसिंग, इसके बाद आता है यांग टीसियांग। ये जो देख रहे हो ये मध्य चीन का मैदान है, जो यांग टीसियांग नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। और यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं, लेकिन वही मुख्य फसल यहाँ भी चावल की ही है। नेक्स्ट लास्ट जो आता है आप ह्वांगो का मैदान, ये अपने आप में काफ़ी विषमताएं लिए हुए हैं। और यहाँ ह्वांगो को चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि ये एरिया, ह्वांगो नदी एक ऐसी नदी है जो पता नहीं चलता कब अपना रास्ता बदल लेती है। तो लगभग प्रतिवर्ष इसका रास्ता बदल जाता है। परिणाम क्या होता है कि बाढ़ें आ जाती हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर काफ़ी मात्रा में धन जन की हानि होती है। हालांकि अब वहाँ गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएँ बना दी हैं, बांधों का, डैमों का निर्माण कर
कर दिया है। तो हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोल हुआ है, लेकिन फिर भी, लेकिन हम एक चीज़ और कह सकते हैं, यहाँ पे जो यांगो नदी का जो क्षेत्र है वो क्या कहते हैं, एशिया, इसका दक्षिणी पूर्वी एशिया का इस पार्ट का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र हम इसको कह सकते हैं। इसको हम पीला क्षेत्र भी कह सकते हैं। पीला मैदान इसलिए हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ लाओस मिट्टी पाई जाती है, और ये लाओस मिट्टी वांगो नदी अपने साथ कटाव करके ले आती है और इस पूरे क्षेत्र में फैला देती है। तो इसलिए हम इसको पीला मैदान भी कह सकते हैं। और ये तो है ही कि यहाँ पर गेहूँ की खेती ज़्यादा होती है, जबकि अन्य एरिया में आप देख रहे हो कि चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो है द्वीप समूह मालाएँ। आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो कि एशिया महाद्वीप का बहुत सारा भाग ऐसा है जो द्वीप समूह मालाओं के रूप में फैला हुआ है। और ये भाग किधर फैला हुआ है, आप देख रहे हो, ये पूर्व की ओर फैला हुआ है और दक्षिण पूर्व की, ये पूरा दक्षिण पूर्व और ये पूर्व की ओर पूरा का पूरा, और ये एक आर्क के रूप में फैला हुआ है, ये पंक्ति के रूप में। यहाँ से लगा कर के आप सालविन से लगा कर के यहाँ तक आ जाओ तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको छोटे छोटे द्वीपों के रूप में ही दिखाई दे रहा है। इस द्वीपों का जो निर्माण हुआ है वो क्या कहते हैं, नवीन मोरदार पर्वत श्रेणियों के समय ही हुआ है, साथ ही हुआ है। और यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती है वो टर्सरी कल्प की चट्टानें पाई जाती हैं। तो अगर हम इसका द्वीपमालाओं की जनसंख्या की दृष्टि से या उसके हिसाब से हम देखें तो ये द्वीपमालाएं हमारे दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानी जा सकती हैं। इसमें आप ये जो आप देख रहे हो सखालिन है, क्यूराइल, होकोडो द्वीप, शिकोकू जापान का पूरा जिसमें शिकोकू द्वीप समूह, क्यूशू और ये कौन सा हांसू, और पूर्वी चीन का ताइवान, फिलीपाइंस। ये फिलीपाइंस जो द्वीप समूह है ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, आप ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया। और जनसंख्या की दृष्टि से भी ये काफ़ी अच्छा रिच माना जाता है। और क्या कहते हैं, ज्वालामुखी की दृष्टि से भी ये काफ़ी रिच है। यहाँ पे बहुत सारी ज्वालामुखी पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं। इसके बाद यहाँ पर मिडनाव का जो द्वीप समूह है, जो यहाँ पर प्रशांत महासागर में मिडनाव गर्त में, ये भी यहीं पाया जाता है। ये आपका विकनी द्वीप समूह है, फ्लाइंस, एबनी, ये कई सारे छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ये सारे के सारे दक्षिणी पूर्वी एशिया में, ये सारे के सारे जकार्ता, इंडोनेशिया, मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो और बाली, ये साबिक तिमोर द्वीप, ये सारे के सारे, बाली, ये सारे के सारे द्वीप समूह इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस द्वीप समूह माला के जो प्रमुख द्वीप अगर हम माने तो वो हैं क्यूराल, हांसू, शिकोकू, फार्मोसो, फिलीपाइंस, सिलेबीज, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा और सिंगापुर। और ये द्वीपों की संख्या को अगर हम काउंट करें तो ये हज़ारों की संख्या में फैले हुए द्वीप समूह हैं। और मैंने बात कही थी कि फिलीपाइंस अपने आप में महत्वपूर्ण द्वीप समूह है, जहाँ पर लगभग आप देख रहे छोटे ये सारे लगभग 1700 द्वीप समूह इसके अंतर्गत इंक्लूड हैं, सम्मिलित आते हैं। तो 1700 अन्य द्वीप समूह से मिला हुआ एक ये बहुत बड़ा द्वीप समूह फिलीपाइंस माना जाता है। इसके बाद आता है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में लगभग 6000 से 13000 आबादी वाला यहाँ पर क्षेत्र पाए जाते हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और अपेक्षाकृत इन द्वीप समूह को, जो छोटे छोटे द्वीप समूह की तुलना में अगर देखें तो ये इंडोनेशिया अपने आप में इसके बाद फिलीपाइंस के बाद इम्पोर्टेंट द्वीप समूह माना जाता है। और इसलिए आबादी भी इसकी लगभग ठीक ही है, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसका जो निर्माण हुआ है वो का जो ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है उसमें जो लावा मिट्टी का निक्षेप हुआ है, तो ये पूरा का पूरा लावा मिट्टी से निक्षेपित क्षेत्र के अंतर्गत ये इंडोनेशिया आता है। और
आज भी यहाँ पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी, एक्चुअली में देखा जाए तो हम इसको भी जापान, आपका फिलीपाइंस, इंडोनेशिया या पूरा का पूरा द्वीप समूह ऐसा है जहाँ पर ज्वालामुखियों की तो भरमार है ही। कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में जो एरिया है वो काफ़ी लचीला क्षेत्र है और पूरा समुद्र महासागरीय क्षेत्र, और जहाँ महासागर होता है वहाँ अपने आप ये एंडोजेनेटिक क्रियाएं होती रहती हैं। तो उन्हीं क्रियाओं के कारण यहाँ पर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती रहती हैं, और इसीलिए यहाँ पर कई सारे सक्रिय ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। तो आज ये आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। तो ये आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।